नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राग बिहारी। आज हम जिन पर बात करने वाले हैं वो मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक थी आज और किन किन विषयों पर उसमें मुहर लगी है, क्या क्या जो है वो चर्चे में रहे। रोजगार को लेकर क्या क्या नीतीश सरकार का अगला प्लान है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि स्पीकर पद को लेकर अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो जेडीयू की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस में जो कलह चल रहा है, आपसी कलह, जिसमें 7 जो वरिष्ठ नेता हैं उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जी नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि नीतीश सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस पर जिन विषयों पर मुहर लगी है, क्योंकि सरकार डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात हो रही है, मेगा टेक सिटी की बात हुई है। तो क्या लगता है, सबसे पहले तो आप ओवरऑल बताइए कि एनालिसिस आपने जब किया तो आपको क्या लगा, क्या मेन मोटिव इसके पीछे क्या था? मोटिव था कि आपने देखा होगा कि कल ही नीतीश कुमार जी हाजीपुर गए थे। आज कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई उसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और 6 एजेंडों में प्रमुखता से उद्योग और निवेश, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सब कुछ मेरे पास है तो फिर संभावना क्यों नहीं है जिसमें हम अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेरे पास है, उत्तम क्वालिटी की बिजली मेरे पास है, जल की कोई कमी नहीं है, लबालब भरी हुई नदियां हैं और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी युवा आबादी हमारी है, फिर हम उनके लिए और बेहतर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इशारा किया उस तरह कि हम चाहे वो जिस सेमीकंडक्टर की आप बात कर रही हैं कि सेमीकंडक्टर की बात हो, आईटी हब की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की बात हो, कि हम बिहार के युवाओं को स्किल्ड करेंगे, ट्रेंड करेंगे और उसके बाद उनको हम जॉब की तरफ ये करेंगे, ओरिएंटेड करेंगे, जिससे उन बच्चों को जॉब मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगाई जी। एक और प्रमुख बात उन्होंने जो कही, जो अमित शाह जी ने भी बिहार के चुनावी सभाओं में कही थी, आज उसको भी उन्होंने दोहराया कि न केवल हम रिनोवेट करेंगे, पुरानी चीनी मिलों को चालू करेंगे, बल्कि नई चीनी मिल को जी स्थापना करेंगे। तो इंडस्ट्री में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार, इसकी बात प्रमुखता से कही गई। हालांकि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मात्र 5% लोगों को रोजगार है, जबकि देश का एवरेज 17% का है। तो अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे। चूंकि संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा की गई कि इस बार हम युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे और 1 करोड़ का एक इन्होंने लंबा ये लिया है, प्रण लिया है कि हम पिछली बार तो 50 लाख लोगों को ही नौकरी रोजगार दे पाए थे। इस बार जो ये टेन्योर मेरा है, इसमें हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में उसके रिफ्लेक्शन आने शुरू हो गए। रिफ्लेक्शन तो मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार जब कल हाजीपुर जा करके और उस लेदर फैक्ट्री में देख रहे थे कि वहां कैसे जूते बन रहे हैं और कैसे वहां से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में, तो मैं समझ गया था कि इस बार इनका फोकस इसी पर है कि हम अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टअप करेंगे और अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी की संभावना कैसे बनेगी बिहार में, इस ब्लूप्रिंट पर, इस रोड मैप पर काम करेंगे। तो पहली जो बैठक है उसमें जो मोटा मोटी चीजें आई हैं, उद्योग और निवेश दोनों पर फोकस्ड है कि जब हमारे पास स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है, जब हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया है, फिर और हमारे पास 58% युवा आबादी है बिहार के पास, जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा सेंटर, जिनको स्किल्ड कर देंगे तो हर सेक्टर, वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का सेक्टर हो, हार्डवेयर का सेक्टर हो, एआई का सेंटर हो, हर सेक्टर में हम इन युवाओं को मौका देंगे
और बिहार एक हब के रूप में एस्टेब्लिश होगा। तो ये लेते हुए एक तरह से उस संकल्प पत्र में जो बातें थी उसकी पहली पटकथा आज लिखी गई, जो आज पहली कैबिनेट में दिखाई दी। जी, हम अपने दर्शकों को एक बार उन सभी एजेंडों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात की है, मेगाटेक सिटी की बात की है, फिनटेक सिटी जैसी बड़ी परियोजनाएं लाना चाहती है। इसके लिए एक बड़ी कमेटी भी बनाई जाएगी जो इन योजनाओं को तैयार करेगी और उन पर नजर रखेगी। अगले 5 सालों में सरकार बिहार को न्यू एज इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए भी अलग से कमेटी बनाई गई है और बिहार के युवाओं के लिए स्टार्टअप बढ़ाने की अलग योजना भी तैयार की जाएगी। इसके लिए टॉप लेवल कमेटी बन रही है। सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने की भी मंजूरी दी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में तमाम तरह की तमाम तरह के विकास हो रहे हैं और उसी को लेकर बिहार में भी एआई के क्षेत्र में बिहार सरकार भी ये पहल कर रही है। इससे एआई की नीति बनेगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, रिसर्च, स्टार्टअप और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। और सरकार का ये कहना है कि छात्रों और युवाओं को एआई की ट्रेनिंग भी मिलेगी। और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 11 जो बिहार के शहर हैं वहां नई आधुनिक और प्लानिंग वाली टाउनशिप बनाई जाएगी। 9 प्रमंडल, एक सोनपुर में और एक सीतामढ़ी में। उसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए और नई मिलें लगाने के लिए भी एक कमेटी बनेगी। इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मोहर लगा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप की बात हुई है इसमें, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वहां से क्या फायदा होता दिख रहा है? नहीं, टाउनशिप तो होना ही चाहिए ना। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि मात्र 11% अर्बनाइजेशन है बिहार में, जबकि केरला का अर्बनाइजेशन का रेशियो 77-78% है। तो जब अर्बनाइजेशन नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, फिर आप कहाँ अपनी सामग्री को बेचेंगे? कहाँ? अर्बन जो डेवलपमेंट होता है किसी भी राज्य का, तो वहां पर रोजगार की भी तो संभावनाएं खुलती हैं। लोग अपने उत्पाद ले जाकर के बेचते हैं और जो उस मार्केट में उत्पाद होते हैं उसको लेकर के खरीदते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसकी तो जरूरत है बिहार को, कि चूंकि इतने अच्छे नेशनल हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे आ गए हैं, मेट्रो रेलवे शुरू हो गई है और सड़कें अच्छी बनी है। तो ये लाइफलाइन जो बना है, अगर हम अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, अगर नए नए शहर नहीं डेवलप कराएंगे, तो एक शहर ओवरलोडेड हो रहा है और उसकी एक क्षमता है। तो अर्बनाइजेशन को मैं रोजगार के साथ कनेक्ट करके देखता हूं, और जब अर्बनाइजेशन होगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग रोजगार के लिए घरों से निकलेंगे और उनको रोजगार मिलेंगे वहां। एक दूसरी बात, कुछ शहर को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी शहर जो हैं वो उस रूप में डेवलप नहीं हुए हैं। तो एक स्मार्ट सिटी से लेकर के और अर्बनाइजेशन की तरफ सरकार ओरिएंटेड है, ये एक अच्छा संकेत है। क्योंकि आपको जो नौकरी देनी है, रोजगार देनी है, उसकी संभावना वहीं खुलती है। क्योंकि उस अर्बनाइजेशन केवल नहीं होता है, बल्कि उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वहां पर अच्छी सड़कें कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे होगी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे वहां पर ठीक होगा, अच्छे स्कूल और कॉलेज कैसे होंगे, वहां पर हॉस्पिटल्स कैसे होंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर इस दिशा में सरकार काम करना शुरू की है और एक अच्छा संकेत है। और इसको भी मैं मानता हूं कि न केवल बिहार का जो लो मिडिल क्लास जो आज भी गांवों से जुड़ा हुआ है, आज भी वो खेती बाड़ी से बाहर निकलने के लिए वो नहीं सोचता है, वो छोटे छोटे रोजगार के लिए वो घरों से निकलेगा और उसको एक मार्केट मिलेगा। और चूंकि जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी से वो अगले बच्चे को, अपनी अगली पीढ़ी को प्रमोट करेगा। तो मैं मानता हूं कि अर्बनाइजेशन एक बिहार का नीड है, आवश्यकता है। और अगर अर्बनाइजेशन को प्रायोरिटी में नहीं लिया गया तो बिहार छूटते जाएगा, क्योंकि बाकी राज्य तो अर्बनाइजेशन में काफी आगे निकल गए, बिहार क्यों छूट रहा है? तो ये संकल्प जो है सरकार का एक सकारात्मक संकल्प है। देखते हैं चीजें कहाँ तक एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो जिस आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बिहार
ऐसे पलायन और बेरोजगारी से इतना पिछड़ता जा रहा है इन मुद्दों से, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पहली कैबिनेट बैठक में ही उस पर विचार होना शुरू हो गया है? क्या मुद्दे उन्हीं के हैं, मुद्दे इनके भी थे, लेकिन जिस तरह से रोजगार और पलायन को लेकर प्रोमिनेंटली तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे तो उसको कंसिडर किया गया है, ये आपको लगा? देखिए, मुद्दे तो बिहार के हैं, मुद्दे न प्रशांत किशोर के हैं न मुद्दे तेजस्वी के हैं, मुद्दे तो बिहार के हैं। बिहार की ये जमीनी हकीकत है कि बिहार के लड़के नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं। इसी बिहारी श्रम से वहां की चिमनियां धुआं उगलती है, वहां के खेतों में हरियाली आती है और वहां के उत्पाद जो हैं वो वर्ल्ड मार्केट में जाकर के सबसे फिटेस्ट और कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट के रूप में अपने को साबित करता है। बिहार इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा था और कहीं बिहार छूटा था जब फ्रेट इक्वलाइजेशन लागू हुआ था, कि जब हुआ था कि भाई चाहे उत्पाद आप महाराष्ट्र ले जाइए, गुजरात ले जाइए, ये तमिलनाडु ले जाइए या बिहार में लीजिए, आपको भाड़ा उतना ही लगेगा। ये बिहार को काफी पीछे छोड़ दिया और वही कारण रहा कि बिहार रॉ मटेरियल का केंद्र बनते रहा जब झारखंड के साथ था, और फैक्ट्रियां गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, ये पंजाब और तमिलनाडु और केरला में लगते रहा। वो एक कालखंड था जिसमें चीजें छूटी। अब ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब ये जो बिहार का नौजवान है, जैसे महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी कैसे नीतीश कुमार ने बनाई, वो फाइनेंशियल जो एक था जनरेशनल पॉलिसी स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके कि साइकिल पोशाक से यात्रा शुरू हुई, पॉलिटिकल भागीदारी निकाय से शुरू होकर अभी तक। और अभी 10,000 रुपया मुख्यमंत्री रोजगार योजना। मैं मानता हूं कि रोजगार और नौकरी भी एक जो है वो जनरेशनल पॉलिसी स्कीम का पार्ट होना चाहिए कि अगर ये पीढ़ी पढ़ लिख करके खड़ी होती है, उसके रोजगार के क्या साधन है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि सरकार को जो आज रिफ्लेक्ट किया है, दिखाया है कि इस बार प्रशांत किशोर यही कहते थे ना कि भाई आपने गैस का सिलेंडर मांगा, गैस का सिलेंडर मिला, आपने 5 किलो अनाज मांगा, 5 किलो अनाज मिला, लेकिन जब अगर आप अपने बच्चों के भविष्य रोजगार की बात करेंगे तो सरकार को आपके एजेंडे पर आना होगा और आपको रोजगार और नौकरी मिलेगी। सरकार को भी लग रहा है कि जो संकल्प पत्र में एक बड़ा खाका खींचा है, अब हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। ये नौजवान अब जैसे ही हम डिनाई करेंगे फिर ये बैकफायर कर जाएगा, इसलिए सरकार फोकस्ड है। एटलीस्ट पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे को देखकर तो यही लग रहा है। सर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। जिस तरह से नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जेडीयू ने क्या संकेत दिया है कि वो स्थायी स्पीकर पद पर भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है बीजेपी जेडीयू के बीच? क्या कोई साइलेंट पावर स्ट्रगल भी शुरू हो चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है, तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव को शपथ दिलाई गई है राज्यपाल महोदय के यहाँ। 1 दिसंबर से सत्र शुरू होगा विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, और उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है उसमें प्रेम कुमार जी जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे और वो चुन दिए जाएंगे। हालांकि नरेंद्र नारायण यादव भी 8वीं बार के ये विधायक हैं, काफी सीजन्ड, काफी है, और प्रेम कुमार 9वीं बार जीते हैं गया से, चूंकि 90 से लगातार वो गया से जीत ही रहे हैं प्रेम कुमार। तो मैं मानता हूं कि प्रेम कुमार पर सहमति करीब करीब बन चुकी है। ये प्रोविजन है कि जो अस्थायी स्पीकर होंगे तो उनका नॉमिनेशन होगा, अगर किसी की आपत्ति होगी तो वो जाएंगे आपत्ति में, नहीं तो फिर सर्वसम्मति से उनको मान लिया जाएगा। तो 1 दिसंबर को संभवतः सत्र की जब शुरुआत होगी तो प्रेम कुमार नॉमिनेशन करेंगे और शायद उसी दिन सर्वसम्मति से उनको मान भी लिया जाएगा। तब तक तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ये रहेंगे। चूंकि असेंबली भंग होने के बाद नई असेंबली चुन ली गई, सरकार का गठन हो गया, तो विधानसभा का अध्यक्ष पद भी खाली नहीं होता है। तो जब तक कोई अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर का पद किन्हीं न किन्हीं को दिया जाता है, और उसी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है राजभवन में, जो अभी है। 1 दिसंबर को
हाँ, कयासों के बाजार तो हैं कि भाई जेडीयू चाहती है कि मेरे स्पीकर हों, बीजेपी चाहती है कि मेरे स्पीकर हों, लेकिन हाँ, करीब क्योंकि करीब 20 साल में पहली बार जो है वो गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास गया है, तो बीजेपी के खाते में गृह मंत्रालय भी, स्पीकर पद भी, तो इसलिए ये चर्चा जरूर मतलब होनी लाजिम भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक गॉसिप का ये पार्ट है। और विपक्ष तो आवाज उठा ही रही है कि देखिए नीतीश कुमार कितने कमजोर हो गए, उनसे गृह विभाग छीन लिया गया, अब स्पीकर का पद भी उनसे छीन लिया जाएगा। अब देखिए ये अपना स्पीकर बनाना चाहते हैं ताकि फिर कुछ तोड़ जोड़ करें। ये सब स्पेकुलेशन होता है राजनीति। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब गठबंधन एक है और उस गठबंधन में सहमति है आपस में, तो फिर ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। गृह विभाग अगर सम्राट चौधरी जी को मिला है तो मैं बराबर कहता हूं कि कोई बहुत ऐसी चीज उनको नहीं मिल गई है जिसको एंजॉय करना है, बल्कि ये चुनौती का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो हमेशा विपक्ष उठाते रहती है ना। तो अगर साबित करके अपने को दिखाते हैं सम्राट चौधरी, तो ये तो क्रेडिट एनडीए को जाएगा, ये क्रेडिट थोड़े कोई बीजेपी को या सम्राट चौधरी को जाएगा, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है ना। और एनडीए की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, भले वो जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को मिली, तो ये क्रेडिट एनडीए सरकार को जाएगी। इसलिए विपक्ष ये सवाल उठाता है। और बिल्कुल एक है कि स्पीकर पद क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे और वो भी बीजेपी ले लेगी, चूंकि सवाल वहां से नहीं था। सवाल था कि विधान परिषद में जो है सभापति के तौर पर अवधेश प्रसाद सिंह है, तो हुआ कि क्या बीजेपी के अवधेश प्रसाद सिंह विधानसभा में परिषद में भी होंगे, विधानसभा में भी बीजेपी के स्पीकर होंगे, तो क्या सब कुछ बीजेपी के हिस्से में ही होगा और जेडीयू के हिस्से में कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सहमति बन गई है करीब करीब प्रेम कुमार के ऊपर, और 1 दिसंबर को जब सत्र चालू होगा तो वो नॉमिनेशन करेंगे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। जी, ये बहुमत की भी बात है, क्योंकि 2005 में भी जब हम देखें तो जब जेडीयू को बहुमत मिली थी तो नीतीश कुमार ने उदय नारायण चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया और 2005 से लेकर 2015 तक वही रहे। फिर 2015 में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो जीत मिली। साल 2015 से 20 तक विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2020 में एनडीए की सरकार वापस आई तो जेडीयू को मात्र 43 सीटें आई थी और बीजेपी के पास 74 विधायक थे, तो बीजेपी ने विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया उस वक्त। और फिर 2022 में हम देखें कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार बनाई तो आरजेडी ने फिर से बीजेपी का फॉर्मूला जो है वो रखा और साल 2022 में उस वक्त अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से फिर उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें, जनवरी 2024 में उस वक्त नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो उसी तरह से ये क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं तो उस तरह से मतलब बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन जेडीयू का प्रदर्शन आगे बेहतर हुआ है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या जेडीयू और बीजेपी में अंदरूनी कुछ बातें चल रही है, क्या कुछ कलह चल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। खैर, हम उसके अलावा आते हैं कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस में भी कलह देखने को मिल रहा है। 7 वरिष्ठ नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी ने बाहर निकाल दिया है। तो क्या लग रहा है सर, ये संगठन को और मजबूत तो नहीं ही करेगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के बाद भी वो कलह सामने आ रहा है, लगातार चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान भी कैंपस में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और उसके अलावा हमने देखा कि आनंद माधव कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो विधायक हैं, मतलब हम हमारे ही संवाददाता सुजीत कुमार हैं, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो क्या आपको लग रहा है किस तरह से कांग्रेस में चीजें चल रही हैं अभी? नहीं, आनंद माधव काफी नाराज हैं क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन भी कांग्रेस के हैं और इस बार भी टिकट बंटवारे को लेकर के वो धरना वगैरह पर भी सदाकत आश्रम में बैठे थे। तो नाराजगी तो है, नाराजगी इस बात को लेकर की है कि कैसे लोगों को टिकट बांटा गया जो लोग कभी कांग्रेस में थे ही नहीं, और ये पूरा ठिकाना जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है उन पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अल्लाह बरू
पप्पू यादव ये लोग मिल करके टिकट का जो है वो बंटाधार किए हैं और यही कारण रहा। और अखिलेश सिंह भी लगातार ये कई इंटरव्यूज में मैंने देखा कि अखिलेश सिंह डायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं कि जब टिकट का बंटवारा था तब उस वक्त कृष्णलाल लवरू ही सामने थे, तो ऑब्वियसली उन्हीं को दोषी माना जाएगा, उन्हीं पर आरोप लगेंगे, उन्हीं पर चीजें जो भी भड़केंगे लोग उन्हीं पर भड़केंगे। नहीं, उन्होंने ठीक कहा कि भाई जब ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। अल्लाह बरू जी अगर प्रभारी थे और अल्लाह बरू जी के समय टिकट का बंटवारा हुआ और मात्र 6 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश सिंह भी पूर्व अध्यक्ष थे, हटा दिया गया उनको। इसलिए हटा दिया गया कि ये बताया गया कि लालू प्रसाद जी से उनके बड़े अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। भाई ठीक है, कटु संबंध वाले व्यक्ति को ही लाया गया, कांग्रेस में जिम्मेवारी दी गई, लेकिन कहाँ कांग्रेस परफॉर्म कर पाई? कांग्रेस तो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो अखिलेश जी भी वही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि जब कोई रायशुमारी नहीं हुई, जब पूछा नहीं गया, टिकट के बंटवारे में भी मनमानी की गई। और एक चीज वो बराबर कहते हैं कि फाइट तो मैंने सुना है, फ्रेंडली फाइट क्या होती है? भाई जब 10-12 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, उस समय ये सवाल तो हमसे पूछा जाना चाहिए था। अब आपको मैं बता रहा हूँ, बछवाड़ा की सीट, प्रियंका गांधी की पहली सभा वहां होती है बेगूसराय में, और बछवाड़ा में सीपीआई का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। जब एक गठबंधन में चुनाव लड़ रही है पार्टी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने गई, तो भाई सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या कांग्रेस के पक्ष में आप आई हैं और सीपीआई के विरोध में आई हैं? दोनों लोग चुनाव हार जाते हैं। तो 11-12 सीटों पर इन लोगों का फ्रेंडली फाइट चल रहा था, मतलब तब तक ये तय नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज, जो टिकट बांटे गए, वैसे लोग जो 2 दिन पहले कांग्रेस में ज्वाइन भी किए कि नहीं किए, उनको टिकट थमा दिया गया। वर्षों से जो संघर्ष करता हुआ कार्यकर्ता, उसके हिस्से में कुछ नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो है वो, हालांकि कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है, 2 प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद पहले भी आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बन पाई। ऐसा संगठन जो राष्ट्रीय फलक पर जो पार्टी हो, प्रदेश में उसकी कोई कमेटी ना हो, अध्यक्ष होने के बाद भी, ये तो अपने आप में आश्चर्य लगता है। लड़ाई अब सतह पर आ गई है। शकील अहमद जो है वरिष्ठ नेता थे, मंत्री भी केंद्र में रहे हैं, इस्तीफा कर दिया। तारिक अनवर भी अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों पर शोकॉज नोटिस भेजा गया है उन पर भी सवाल है। उस दिन भी आपने तस्वीर देखी होगी कि राजेश राम जब आए सदाकत आश्रम में, तो पप्पू यादव को बुला लिए, और कैसे पप्पू यादव सदाकत आश्रम में वो जो तस्वीरें थी वो सामने आ गई कि कैसे वो ये कर रहे थे। तो नाराजगी तो पप्पू यादव ही की है। हाँ, अब सोचिए, वो निर्दलीय है, संवैधानिक तौर पर वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव कर रहे हैं, प्रेस को ब्रीफ वो कर रहे हैं। तो कैसी पार्टी है जहां पर सब कुछ अपने अपने तरीके से है? अब वो लड़ाई सतह पर आ गई है। और अगर 6 लोग अगर संपर्क में है बीजेपी के, या बीजेपी उनसे संपर्क बनाए हुए है, तो कौन ऐसी चीज आश्चर्यजनक चीज हो जाएगी भाई, जब पार्टी में सांगठनिक ढांचा ही आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में लगा हुआ है, फिर बाकी लोगों पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं? तो एक सवाल तो है। देखते हैं कि कांग्रेस अपने अंदरूनी कला से कैसे निपटती है और कैसे उसका कोई निराकरण ढूंढ पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।